नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आरोह एकेडमी में। मैं आलोक आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में बिहार पुलिस के प्रीवियस ईयर यानी पहले परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछा गया है उसको लिए हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करेंगे तथा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है हमारा कि दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रथम सफल सत्याग्रह कौन था। तो बात करें अगर महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में शेख अब्दुल्ला नामक व्यक्ति का केस लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। वहाँ से 9 जनवरी 1915 को वापस भारत आए। इसी कारण 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस भी मनाया जाता है। वहाँ पर आने के बाद उन्होंने भारत का भ्रमण किया, भारत को क्षेत्रीय को समझा। उसके आधार पर पहला जो सत्याग्रह चलाया गया था भारत में वो था चंपारण सत्याग्रह। वो सफल भी था। बिहार के चंपारण सत्याग्रह 1917 में चलाया गया, जो कि राजकुमार शुक्ल पर गांधी जी यहाँ आए थे। चौरा चौरी की घटना की बात करें तो ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुई थी। दांडी जो हुई थी, दांडी यात्रा आपका 12 मार्च से शुरू हुई थी और बारदोली सत्याग्रह सरदार वल्लभ भाई पटेल इसमें योगदान दिए थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समस्तीपुर जिले में डैश में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। तो जो राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालय की बात करें तो समस्तीपुर के पूसा में स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन का अधिकार है। तो बात करें आर्टिकल 359 के तहत राष्ट्रपति को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के निलंबन करने का अधिकार प्राप्त है। जब भारत में राष्ट्रपति शासन लगता है यानी आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है तो राष्ट्रपति आर्टिकल 358 के तहत आर्टिकल 19 है उसको रोक देते हैं, निलंबित कर देते हैं। लेकिन जब आपका अनुच्छेद 359 के तहत आपातकाल की घोषणा किया जाता है तो इसमें सभी आपातकाल स्थगित हो जाते हैं सिवाय आर्टिकल 20 और 21 के। तो इसको याद रखना है। बात करेंगे राष्ट्रपति के पद का, तो आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद के वर्णन के बारे में है। मौलिक अधिकार हम लोग जानते हैं, भाग 3 में मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। मौलिक अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 है। पहले मौलिक जो अधिकार थे वो 7 थे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से किस राज्य की महिला साक्षरता दर सबसे कम थी। तो महिला साक्षरता दर जो सबसे कम थी वो बिहार राज्य की थी, जो ऑप्शन नंबर सी सही है। बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो सबसे ज़्यादा जो साक्षर राज्य है वो आपका केरल है, सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार है। बात किया जाए क्षेत्रफल के आधार पर तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा राज्य जो है उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे अधिक राज्यों से भी साझा होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला किस जैन संत के साथ गया था। यानी चंद्रगुप्त मौर्य है अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म को स्वीकार किए और संलेखना पद्धति के द्वारा अपना प्राण श्रवणबेलगोला में ही त्याग दिए थे। तो वो थे, इनके साथ जो संत थे उनका नाम था भद्रबाहु। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो जैन धर्म में भूखे प्यासे रहकर अपना प्राण त्यागा जाता है उसको संलेखना विधि बोला जाता है। जो संलेखना विधि होता है जिसमें बिना अन्न जल खाए हुए प्राणों का त्याग कर दिया जाता है, तो भद्रबाहु के साथ गए थे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में जो पंचतीर्थ का संबंध है किससे है वह है। तो ये आपका करंट का भी मुद्दा था, ये हो जाएगा आपका सामाजिक समावेश। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7वां नंबर हमारा प्रश्न है, लैंगिक समता सूचकांक क्या दर्शाता है। तो जो लैंगिक समता है वो आपका शैक्षणिक अवसर की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, स्वास्थ्य सुविधाओं की प्राप्ति में बालिकाओं का साथ भेदभाव और रोजगार के अवसरों की प्राप्ति में बालिकाओं के साथ भेदभाव, यानी तीनों जो सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया है सभी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा।
तो जो रॉलेट एक्ट आया था 1919 में आया था, इसको 1919 में जो आया था उसको बिना वकील बिना दलील इसका कानून भी कहा जाता है। और ये 1919 में आया था। इसको महात्मा गांधी के द्वारा आपका कहा गया काला कानून। इसी कानून के विरोध में सैफुद्दीन किचलू और बिपिन चंद्रपाल के द्वारा आपका जालियांवाला बाग में उन्हीं को मतलब गिरफ्तार कर लिया गया था। इसी कारण जालियांवाला बाग में आपका सभा बुलाई गई थी, जिस पर आपका गोलियां चलाई गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और सबसे लंबे समय तक कार्यभार यही समय प्रधानमंत्री का। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व क्या है? यह जो प्रश्न है पिछला भी विगत वर्ष में पूछा गया है। तो जो राज्य के लिए चाहिए वो राज्य के लिए सरकार चाहिए, जनसंख्या चाहिए, क्षेत्र चाहिए और संप्रभुता चाहिए। लेकिन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है आपका हो जाएगा संप्रभुता हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में सही है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण केंद्र किस मंत्रालय का अधीन कार्य करता है? तो जो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है वह आपका गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब हुई? तो इस योजना की शुरुआत हुई वो 2015 में हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल है, भारत के सबसे लंबी नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो भारत का जो सबसे लंबी नदी रोपवे इस प्रश्न के अनुसार आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा, असम में हुआ था। बात करेंगे अगर असम का, तो असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली द्वीप स्थित है। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क है जो एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। अम्बुबाची जो मेला लगता है असम के गुवाहाटी में लगता है। और चाय के उत्पादन में असम अग्रणी है, जबकि अच्छे किस्म की चाय के लिए दार्जिलिंग फेमस है। पश्चिम बंगाल जो है आपका चावल के उत्पादन में प्रथम स्थान है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है, यानी कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है आपका छत्तीसगढ़ में है? तो छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय उद्यान है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में है। बात करें इंद्रावती, तो इंद्रावती जो है वो भी आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। बात करें अगर पन्ना की, तो पन्ना नेशनल जो पार्क है और जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है ये, तो ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है। बात करें अगर जिसमें हाल ही में चीता आए हैं वो मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क में आए हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। आपका राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुर जो है आपका कर्नाटक में स्थित है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना संवैधानिक निर्देशानुसार हुआ। तो भारत की जो पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना हुई वह नीति निदेशक सिद्धांत के संवैधानिक निर्देशानुसार हुई। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। नीति निदेशक तत्वों की बात करें तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में है। यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकारों को हमने देखा यूएसए के संविधान से लिया गया, और मौलिक कर्तव्य जो है वो आपका रूस के संविधान से लिया गया। प्रस्तावना जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारत जो है संघवाद व्यवस्था है, संघवाद जो है आपका कनाडा देश से लिया गया है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना कब शुरू हुई? तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जिसको आपका UIDAI भी बोला जाता है, यह योजना 2009 में शुरू हुई। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज थे, इसकी स्थापना आपका दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। सवाल है 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी झील क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी हुई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लोनार झील। तो लोनार झील है आपका महाराष्ट्र में है, यह क्षुद्रग्रह टक्कर के कारण बनी हुई है। बात करें कोलेरू झील, तो कोलेरू जो झील है वो आंध्र प्रदेश में है। चिल्का झील है भारत का सबसे बड़ी तटीय झील जो है चिल्का झील है, खारे पानी की झील है। पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल है, यानी संसद किससे बनती है? जो संसद बनती है लोकसभा से, राज्यसभा से और राष्ट्रपति से। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। संसद की बात करें तो इसका वर्णन 79 में है। राज्यसभा की बात करें तो इसका वर्णन 80 में है, और लोकसभा की बात करें तो इसका वर्णन 81 में है। लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष,
राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 30 वर्ष, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति जो होते हैं भारत के पहले नागरिक होते हैं और भारत की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। राष्ट्रपति को क्षमा दान करने की शक्ति जो है आर्टिकल 72 में है और आर्टिकल 143 में कहा गया है राष्ट्रपति जो होंगे सुप्रीम कोर्ट से परामर्श ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है पंचायत की वित्तीय स्थिति की समीक्षा कौन करता है। तो बात करें पंचायत की, तो पंचायत की जो वित्तीय स्थिति का समीक्षा करता है वो राज्य वित्त आयोग के द्वारा किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिंक था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया सही जवाब है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। डलहौजी की बात करें तो डलहौजी ने भारत में इसी के समय पहली बार रेल चली थी। इसने डॉक्ट्रिन ऑफ लैक्स लाया था, यानी राज्य हड़प की नीति लाया था। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग तथा पटना जिले में स्थित है। तो इसका बात किया जाए तो ये हो जाएगा आपका खानका मुनेमिया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो खानका होता है सूफी संतों के रहने वाले स्थान होते हैं उसको खानका बोला जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है दिल्ली में लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला है इसमें मोती मस्जिद का जो निर्माण किया गया था वो औरंगजेब के द्वारा किया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी है। इसमें भी होना चाहिए, इसका नंबरिंग इसका भी गलत है, जो आपका औरंगजेब हो जाएगा सही जवाब। बात करें अगर बहादुर शाह द्वितीय या बहादुर शाह जफर की, तो मुगल वंश का अंतिम शासक बहादुर शाह द्वितीय था। इसे 1857 में क्रांति के इन्होंने नेतृत्व किया था, जिसके कारण अंग्रेजों ने इन्हें रंगून भेज दिया। उन्हें यहीं उनकी मृत्यु हो गई, रंगून में ही। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सबसे अधिक संख्या एवं भारी विविधता लिए हुए वनस्पति एवं जीवों का पाया जाना संभव है। तो जो सबसे ज़्यादा जो वनस्पति और जीवों को पाया जाने की बात किया जाए तो उष्णकटिबंधीय जो वन होते हैं उसी में सबसे ज़्यादा वन और सबसे ज़्यादा जो जीवो होता है उसका विविधता पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बात करें सबसे ज़्यादा जो विविधता पाई जाती है अमेजन के वर्षा वनों में, जिसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आ जाता है, उसी में पाई जाती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा कि भारत में स्वर्ण का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, किस राज्य में होता है। तो स्वर्ण का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन होता है वो आपका कर्नाटक राज्य में होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। बात करें अगर कोलार की, तो कोलार की खान की बात करें तो ये आपका कर्नाटक में ही स्थित है। केरल में देखेंगे तो थोरियम के उत्पादन में अग्रणी केरल है। विश्व का सबसे ज़्यादा थोरियम भी उत्पादन होता है यहीं से। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य का जो रंग लाल दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है। तो सूर्य का जो लाल कलर दिखाई देता है, जो बड़ी तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है कम प्रकीर्णित होती है, यानी जो लाल रंग का कलर होता है वो उसका प्रकीर्णन बहुत कम होता है। इसी कारण सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य जो होता है लाल दिखाई देता है। बात करेंगे रात में तारे के टिमटिमाने का कारण, तो वो होता है अपवर्तन के कारण। अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं, जबकि मृग मरीचिका का बनना और टूटे हुए कांच का चमकना ये आपके प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन का उदाहरण है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। तो ये भी सवाल कई बार पूछा गया, जो इसका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। प्रकाश वर्ष है जो दूरी मापने की इकाई है। बात करेंगे एक प्रकाश वर्ष, तो एक प्रकाश वर्ष में होता है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर हो जाएगा या 12 किलोमीटर हो जाएगा। इतना आपका दूरी होता है। 9.46 गुने 10 के पावर 12 मीटर, 10 के पावर 12 आपका किलोमीटर हो जाएगा, 15 मीटर होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का पृथ्वी की सतह से पलायन वेग है। तो किसी भी वस्तु का जो पृथ्वी से पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यानी किसी वस्तु को अगर 11.2 किलोमीटर रफ्तार से फेंका जाता है तो वापस वो लौट कर पृथ्वी पर नहीं आएगी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है वह युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो रासायनिक ऊर्जा को जो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है वो प्राथमिक सेल होती है, या रासायनिक सेल या विद्युत सेल उसको बोला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बात करेंगे अगर विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर जो होता है वह आपका विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, जबकि डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है किलोवाट घंटा इकाई है, तो जो किलोवाट घंटा इकाई है वह विद्युत ऊर्जा की इकाई है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विद्युत धारा का ऐसा यूनिट देखेंगे तो एम्पियर रहता है। विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक देखेंगे शक्ति का, तो शक्ति का ऐसा ही मात्रक जो होता है वो वाट होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, तो जो निकट दृष्टि दोष है इसका निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात करेंगे अगर दूरदृष्टि दोष की, तो दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जो ऑप्शन नंबर ए में, मतलब ये तो आपका दर्पण हो गया। अगर दूरदृष्टि दोष है तो इसके लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जबकि निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस का। उत्तल जो दर्पण होता है इसका प्रयोग साइड मिरर के रूप में भी होता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग। अवतल दर्पण का प्रयोग हजामती दर्पण के लिए किया जाता है, इसीलिए हजामती दर्पण भी इसे बोला जाता है। और जो समतल दर्पण होता है इसका प्रयोग जो होता है हमारे घरों में नॉर्मली होता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्यूज तार की सबसे उपयुक्त विशेषता है, यानी फ्यूज तार की सबसे विशेषता क्या है, तो फ्यूज तार में जो होता है वो निम्न गलनांक होता है और उच्च प्रतिरोध होता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है, यानी ए और डी दोनों हो जाएगा। तो फ्यूज तार जो होता है उसमें उच्च प्रतिरोध होगा और निम्न गलनांक होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इंद्रधनुष बनने का कारण है, तो इंद्रधनुष जो बनने का कारण है वह पानी की बूंदों से सूर्य प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, इन दोनों के कारण से इंद्रधनुष बनता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप है, तो आईसी का पूर्ण रूप है इंटीग्रेटेड सर्किट होता है, यानी एकीकृत परिपथ, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला सवाल है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बात करेंगे रक्त में, तो मानव रक्त का लगभग 55 से 65% हिस्सा होता है वो प्लाज्मा होता है, बाकी 40 से लगभग 45% हिस्सा जो होता है वो आपका ब्लड कार्पोसेल्स होता है। अगर बोले शरीर का जो वीर सैनिक किसे बोला जाता है, तो WBC को शरीर का वीर सैनिक बोला जाता है। यह हमारे शरीर को रोगों से रक्षा करता है। आरबीसी की बात करें तो हमारे आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, जो भी स्तनधारी होते हैं उसके आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है ऊंट और लामा, उन लोगों के आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। फिंगर प्रिंटिंग में हमारे जो ब्लड होता है उसको नहीं लिया जाता, आरबीसी नहीं लिया जाता है, क्योंकि उसमें केंद्रक वगैरह नहीं पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विश्व जैव विविधता दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है, तो विश्व जैव विविधता दिवस जो मनाया जाता है 22 मई को मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, 22 मई को। बात करेंगे पृथ्वी दिवस, तो पृथ्वी दिवस जो मनाया जाता है वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है और बिहार दिवस मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है राजस्थान में केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए फेमस है, तो राजस्थान का केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है जिसे पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है और यह पक्षियों के लिए फेमस है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो आपका काजीरंगा जो है अब असम में है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है क्योटो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो बात करें अगर क्योटो प्रोटोकॉल की, तो क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था और इसका जो संबंध था वो ग्लोबल वार्मिंग से था, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा सही हो जाएगा। क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। बात करेंगे सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग को कौन सा गैस फैलाता है, तो वो CO2 हो जाएगा। दूसरे स्थान पर जो होगा वो मीथेन हो जाएगा, CH4 हो जाएगा। इनका ग्लोबल वार्मिंग में महत्वपूर्ण योगदान है, कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का। बात करेंगे CNG का मुख्य घटक, तो उस CNG का मुख्य घटक जो होता है आपका मीथेन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ के नाम से भी जाना जाता है, ड्राई आइस के रूप में जानते हैं। जैव विविधता दिवस देख लिए, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। अम्ल वर्षा जो होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रिक अम्ल जो होता है इसकी वजह से होता है। ओजोन परत के लिए बात करें प्रोटोकॉल की, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो 1987 में हुई थी वो आपका ओजोन परत से संबंधित है। और विश्व ओजोन संरक्षण दिवस जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि आपका इस सही का जवाब आपका हो जाएगा क्योटो प्रोटोकॉल ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित है। पहला पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में हुआ था,
पहला पृथ्वी सम्मेलन, इसको भी आपको याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कौन सी कोशिकांग पादप एवं जंतु कोशिका में विभेदित करता है? तो पादप यानी पेड़ पौधे और जंतुओं में जो होता है, कोशिका जो आपका झिल्ली होता है ना, जंतुओं में और पादप दोनों में पाया जाता है। लेकिन कोशिका भित्ति की बात करें तो कोशिका भित्ति केवल और केवल पादपों में पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, कोशिका भित्ति जो बनी होती है आपका सेलुलोज की बनी होती है, जबकि कोशिका झिल्ली लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। केंद्र की बात करें तो केंद्र की खोज आपका रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। और जो हमारा शरीर मन रक्त का बोला जाए, आपका ब्लड मतलब रक्त का कब्रगाह बोला जाता है, प्लीहा को बोला जाता है। अब प्रोटीन संश्लेषण जो होता है आपका राइबोसोम होता है, तो इसको भी याद रखना है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, न्यूट्रॉन की खोज की गई। तो जो न्यूट्रॉन की खोज किया गया वो आपका चैडविक के द्वारा किया गया, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक के द्वारा किया गया था। बात करें अगर इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो किया गया था जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। प्रोटॉन की जो खोज किया गया था वो गोल्डस्टीन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डोडो क्या है? तो डोडो एक पक्षी था जो विलुप्त हो चुका है, यानी यह एक विलुप्त पक्षी है। डोडो एक न उड़ने वाली पक्षी थी जो अभी विलुप्त हो चुकी है। न उड़ने वाली पक्षियों की बात करें तो जिसमें से कीवी वगैरह है, कीवी आपका न्यूजीलैंड में पाई जाती है और कीवियों का देश भी उसे कहा जाता है, वो भी न उड़ने वाली पक्षी है। सबसे बड़ी न उड़ने वाली पक्षी की बात करें तो शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग के अंडे की जो कोशिकाएं होती है वो सबसे बड़ी होती है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कोकाइन का अतिरिक्त खुराक का कारण है। जो कोकाइन होता है इसका अतिरिक्त खुराक का कारण है वो विभ्रम होता है, यानी हेलुसिनेशन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, ऊर्जा पिरामिड जो होता है डैश अवस्था में होता है। तो ऊर्जा पिरामिड जो होता है वो सीधी अवस्था में होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें ऊर्जा प्रवाह का 10% जो नियम दिया गया था, लेंडमान का 10% नियम दिया गया था, तो इसको भी ध्यान रखना है। बात करें अगर हरे पेड़ पौधों की, तो हरे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं जैसे बकरी, गाय, भैंस, ये सब आपका प्राथमिक उपभोक्ता है। और इनको जो खाता है जैसे लोमड़ी वगैरह हो गई, ये सब ही आपका भेड़िया द्वितीय उत्पादक हो गए, द्वितीय उपभोक्ता हो गए। और तृतीय उपभोक्ता में शेर, बाघ, ये सभी मांसाहारी जीव आ जाते हैं। मनुष्य जो होता है प्राथमिक और द्वितीयक दोनों उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा विकिरण की सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है? तो जो सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है वो आपका गामा रेज की होती है। गामा ये गलत लिखा गया, ऐसे रहेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गामा रेज की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आपका सबसे कम होती है और इसका भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होता है। गामा किरणों का जो खोज किया गया था पॉल बिलार्ड के द्वारा। एक्स किरणों की खोज जो किया गया था रॉन्जेन के द्वारा किया गया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक पवन ऊर्जा का निर्माण होता है? तो भारत का जो तमिलनाडु राज्य है वहाँ सबसे ज़्यादा पवन ऊर्जा का निर्माण होता है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा। बात करेगा ऊर्जा की परंपरागत स्रोत, तो ऊर्जा का परंपरागत स्रोत हो जाएगा कोयला, पेट्रोल, ये सब ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। जबकि ऊर्जा का नवीनतम बोला जाए अगर गैर परंपरागत स्रोत की, तो आपका पवन ऊर्जा हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा, ये गैर परंपरागत स्रोत है। तमिलनाडु को देखेंगे तो तालाब से सिंचाई करने में ये अग्रणी राज्य है। राजस्थान में आपका केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, हम लोगों ने अभी देखा। गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है जो कि एशियाई आपका शेरों के लिए फेमस है। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो मुंबई है वो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला शहर है, जबकि दूसरे स्थान पर दिल्ली था। ये भी परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी खाद्य श्रृंखला सही है? तो देखिए पादप जो होता है, पादप को टिड्डा खाता है, टिड्डा को पक्षी खा जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जो कि सही जवाब है। यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा होगा तो लाइक कीजिएगा। बहुत कम समय में इतने सारे प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। चलिए।